everyone, welcome to my channel Rinky Environmental Classes. Today in this video we will discuss some MCQs on the topic Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. First and main thing is its important dates. Its enactment date is September 13, 2005 and enforcement date is 26th of October 2006. So first question is, which among the following international conventions and treaties follows enactment of प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इन इंडिया कि इंडिया के अंदर 2005 में जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू हुआ था तो कौन सी ट्रीटीज़ को, कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ये फॉलो कर रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन है वियना अकॉर्ड 1994, यस ये फॉलो करता है. सेकेंड ऑप्शन इज बेजिंग डेक्लेरेशन 1995, यस इट फॉलोज इट ऑल्सो. And C, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979. तो ये एक्ट इसको भी फॉलो करता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल द अबव. डी इज द राइट आंसर. उसके बाद सेकेंड है, सो फॉर एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड द आर्टिकल्स Which articles are feedback for the enactment of Protection of Women from Domestic Violence Act 2005? कि इनमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ये जो एक्ट है वो बनाया गया है. तो ये जो आर्टिकल्स आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि दिस एक्ट इज मेड, इट्स गारंटीज आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21. तो सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल द अबव. जैसे कि आर्टिकल 14 इट इज अबाउट राइट ऑफ इक्वालिटी. आर्टिकल 15 इज अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड विद एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स एटसेट्रा, एंड स्पेशल लॉज कैन बी मेड फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन. And Article 21, it gives liberty to all citizens of India. They all have right of liberty. So it follows all the three articles, Article 14, Article 15 and Article 21. Next question is, which woman is covered under Protection of Women from Domestic Violence Act? कि किस तरह की वुमेन जो है वो इस एक्ट में कंप्लेंट कर सकती हैं. फर्स्ट ऑप्शन है वुमेन हु आर और हैव बीन इन अ रिलेशनशिप विद अब्यूज़र, कि जो पहले कभी या इस टाइम अब्यूज़र के साथ किसी रिलेशनशिप में है. बी इज़ वुमेन हु हैज़ लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड विद हर हस्बैंड, जो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह चुकी हैं. और थर्ड है वुमेन हु इज़ रिलेटेड बाय कंसेंग्विटी, मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ मैरिज और एडॉप्शन. तो देखिए हमने एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें ये सारी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं. सो डी इज द राइट आंसर. देन डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है? रिलेशनशिप विद द फैमिली मेम्बर्स living together in a nuclear family, or relationship with the family members living together as a joint family, relationship as sister, widows, mother, single woman living with abuser. थर्ड क्वेश्चन इज, विच वुमेन इज कवर्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कि किस टाइप की वुमेन इस पर्टिकुलर एक्ट में कवर होती हैं. फर्स्ट इज वुमेन हु आर और हैव बीन इन अ रिलेशनशिप विद अब्यूजर. सेकेंड इज वुमेन हु हैज़ लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड विद हर हस्बैंड. और सी वुमेन हु इज रिलेटेड बाय कंसेक्वेटिव मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज और एडॉप्शन. एंड डी इज ऑल द अबव. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल द अबव. तो इसमें सभी तरह की वुमेन कवर्ड है,
चाहे वो रिलेशनशिप में जो रह रही हैं, विच आर लिविंग टुगेदर विद द हस्बैंड एंड हु आर रिलेटेड बाय कंजर्वेटिव मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज और एडॉप्शन। तो ये चीज़ लिखी हुई है इस एक्ट के चैप्टर 2 के सब सेक्शन ए और एफ। इनको आप कंबाइनली पढ़ेंगे तो इसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है। फर्स्ट इज रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर इन अ न्यूक्लियर फैमिली, relationship with the family members living together as a joint family, or C relationship as sister, widow, mother, single woman or living with abuser, और D is all the above। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में सभी तरह के रिलेशनशिप आते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, चाहे वो सिस्टर का रिलेशन है, चाहे वो विडो है, चाहे वो मदर है, चाहे सिंगल वुमेन है, चाहे वो विच इज़ लिविंग विद अब्यूज़र। And so answer of this question is D, all the above। Question number 5 is who can file a complaint under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 कि complaint कौन कर सकता है इस एक्ट के अंदर। A option is wife, B is any female living in a relationship in the nature of marriage, C option is only A and D is both A and B। तो देखिए हमने सेक्शन 2 के अंदर जो सबसेक्शन क्यू है उसके अंदर पढ़ा है कि जो वाइफ भी इसमें कंप्लेन कर सकती है एंड एनी फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, ये भी इसमें कंप्लेंट कर सकती है। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स। हमने सेक्शन 3 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हर एक तरह की वायलेंस आती है, चाहे वो एक्सुअल अब्यूज़ है, चाहे वो थ्रेट है, चाहे फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल या इकोनॉमिक वायलेंस है। तो इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। Seventh question is what is the provision for right to reside under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, यानी कि इस एक्ट में वुमेन के ग्रीव्ड वुमेन के रेजिडेंस के बारे में कौन सी बात लिखी हुई है जाता है। Next you have question number 9. The Protection of Women from Domestic Violence Act makes the provision for appointment of NGOs as service providers for providing assistance to the aggrieved person with respect to सो NGOs सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह अग्रीव्ड पर्सन को यहाँ पर मदद प्रोवाइड करते हैं। तो किस रिस्पेक्ट में वो मदद प्रोवाइड करते हैं? क्या वो अग्रीव्ड पर्सन की मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं? क्या उन्हें वो लीगल एड दिलवा सकते हैं? क्या उन्हें वो सेफ शेल्टर दे सकते हैं? तो हाँ, वो ये तीनों काम कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, और इसके लिए आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 को रेफर करें। Next, question number 10. The Protection of Women from Domestic Violence Act provides for effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution of India who are victims of violence of any kind occurring within the। तो मैंने आपको प्रियम्बल पहले ही बता दिया, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही ऐसी महिलाओं को डील करता है, ऐसी महिलाओं के अधिकारों की इफेक्टिव प्रोटेक्शन के बारे में जिनके ऊपर वायलेंस उनकी फैमिली में किया जाता है या फैमिली मैटर्स से रिलेटेड किया जाता है। सो देयरफॉर ऑप्शन ए फैमिली इज करेक्ट एंड यू कैन रेफर द प्रियम्बल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. दिस पर्टिकुलर एक्ट एक्सटेंड्स टू तो ये पूरा एक्ट कहां तक एक्सटेंड करता है? तो ये होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड करता है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट पे लागू नहीं होता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 came into effect from। तो इस पर्टिकुलर एक्ट को एसेंट कब मिली? ये इनएक्टेड डेट इसकी क्या है? तो इट इज 13 सितंबर 2005 एज वी हैड डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग, और इन्फोर्समेंट डेट जिस दिन ये लागू किया गया वो है 26 अक्टूबर 2006। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 26 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. चाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंक्लूड। तो चाइल्ड क्या इंक्लूड करता है? तो इसके लिए आप सेक्शन 2 सबसेक्शन बी को रेफर करेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है चाइल्ड का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि 18 साल की एज के नीचे का हो। वो अडॉप्टेड भी हो सकता है, स्टेप भी हो सकता है, फॉस्टर भी हो सकता है। देयरफॉर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। यू कैन रेफर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14, मजिस्ट्रेट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट मतलब, तो इस एक्ट के अंदर मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सीआरपीसी के तहत जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हो. सो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड यू कैन रेफर सेक्शन 2 सबसेक्शन आई ऑफ दिस एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मॉनेटरी रिलीफ जो इसमें यूज किया गया एक्ट में, इसे कौन ऑर्डर करता है? तो इसे ऑर्डर करते हैं फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, दोनों के पास पावर है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन के ऑफ दिस एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं इस एक्ट के तहत, उन्हें अपॉइंट करता कौन है? तो उसे अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट. इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रेसिडेंस ऑर्डर इस एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में इशू किया जाता है? तो ये सेक्शन 19 में इशू किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो रिस्पोंडेंट वर्ड यूज किया गया इस एक्ट में, उसका मतलब क्या है? वो कौन कौन से लोगों को इंक्लूड करेगा? सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट. वो इंक्लूड करता है कोई भी अडल्ट मेल मेंबर जो कि है या फिर हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप अग्रीव्ड पर्सन के साथ, या जिनके अगेंस्ट अग्रीव्ड पर्सन ने किसी भी प्रकार की रिलीफ इस एक्ट के तहत मांगी हो, तो वो रिस्पोंडेंट की कैटेगरी में आते हैं. और इसके लिए यू कैन रेफर टू सेक्शन 2 सब सेक्शन क्यू, वहां पर रिस्पोंडेंट डिफाइंड है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सर्विस प्रोवाइडर जो इस एक्ट में यूज किया गया है उसे कौन से सेक्शन में अपॉइंट किया जाता है? तो सेक्शन 10 में अपॉइंट किया जाता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शेल्टर होम्स जो इस एक्ट में नोटिफाई करे जाते हैं, उन्हें नोटिफाई करता कौन है? तो उसे नोटिफाई आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन टी को. नेक्स्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21, डोमेस्टिक वायलेंस जो इस एक्ट में डिफाइंड है वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड है? तो इसके लिए आप रेफर करेंगे सेक्शन 3 को, उसमें ये सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड करता है कोई भी हार्म, कोई भी इंजरी जिससे किसी की हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम या उसकी वेलबींग, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इंडेंजर होती है. और किसी भी प्रकार का फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिकल अब्यूज, किसी प्रकार से आप उसे हैरेस कर रहे हैं, कोई हार्म, इंजरी या इंडेंजर पहुंचा रहे हैं आप अग्रीव्ड पर्सन को, उसे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, या फिर किसी भी डिमांड से रिलेटेड, अनलॉफुल डिमांड से रिलेटेड, या फिर आप किसी अग्रीव्ड पर्सन को थ्रेटन कर रहे हैं या अग्रीव्ड पर्सन से रिलेटेड कोई बंदा है उसे थ्रेटन कर रहे हैं. सो तीनों ही ऑप्शंस इसमें इंक्लूडेड हैं. देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेक्सुअल अब्यूज इस एक्ट के अंदर इंक्लूड करता है एनी कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूजेस व्हाट? तो इसमें ह्यूमिलिएशन, हाँ, अगर कोई ह्यूमिलिएशन को कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है आपको डिग्रेड कर रहा है, आपकी डिग्निटी को हार्म कर रहा है, तो तीनों ही चीजें सेक्सुअल अब्यूज में इंक्लूड हो जाती हैं. देयरफॉर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. एंड इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन का सबसेक्शन 2, वहां पर ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फिजिकल अब्यूज जो इस एक्ट में यूज किया गया है उसका क्या मतलब होता है? कोई एक ऐसी एक्ट या कंडक्ट जो कि एक ऐसे नेचर का हो जिससे क्या कॉज हो जाए तो वो फिजिकल अब्यूज कहलाएगा. तो उससे या तो कोई बॉडली पेन हो, कोई हार्म हो, कोई डेंजर हो किसी की लाइफ, लिम या हेल्थ पे, या वो किसी की हेल्थ को इम्पेयर कर दे, या ग्रीव्ड पर्सन की डेवलपमेंट में कोई रुकावट ला दे, या किसी प्रकार का क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, ये सब एक्सरसाइज किया जाए. तो सारी चीजें इंक्लूडेड है फिजिकल अब्यूज में. देयरफॉर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन 2 के सबसेक्शन 1 को. अब आता है आपका इकोनॉमिक अब्यूज. सो सेक्शन 24 कहता है कि इकोनॉमिक अब्यूज क्या क्या इंक्लूड करता है. तो इस एक्ट के तहत आपका इकोनॉमिक अब्यूज इंक्लूड करता है डेप्रिवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू विच द अग्रीव्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड. अग्रीव्ड पर्सन जिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए एंटाइटल है, आप उससे वो ले लो, आप उसको वो दो ही ना, और उससे अलग कर दो. सेकेंडली, आप उसके कोई भी हाउस होल्ड चीजों को डिस्पोज ऑफ कर दो, उसके असेट्स को आप ट्रांसफर कर दो, एलिनेट कर दो, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, या फिर आप उसको प्रोहिबिट करो या रेस्ट्रिक्ट करो कि तुम ये रिसोर्सेज या ये फैसिलिटीज यूज नहीं कर सकती. सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक अब्यूज. सो ये तीनों ही चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं. देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट. और ये आपको मिलेगा सेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन 2 के सबसेक्शन 4 में, वहां पर ये क्लियरली लिखा हुआ है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट कौन इन्फॉर्म कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में प्रोटेक्शन ऑफिसर को? क्या अग्रीव्ड पर्सन को इन्फॉर्म करना जरूरी है? नहीं, कोई भी पर्सन इन्फॉर्म कर सकता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मैजिस्ट्रेट जो कंप्लेंट रिसीव करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, दे आर ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द अग्रीव्ड पर्सन. तो जिनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है उनकी ड्यूटी क्या है अग्रीव्ड पर्सन के तहत, वो अग्रीव्ड पर्सन को क्या इन्फॉर्म करेंगे? तो यहां पर ये तीनों चीजें वो इन्फॉर्म करेंगे और ये बताएंगे कि उन्हें रिलीफ, अग्रीव्ड पर्सन को रिलीफ ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई करने का पूरा अधिकार है और ये उसकी राइट्स हैं. और जो भी सर्विसेज उन्हें सर्विस प्रोवाइडर्स के तहत मिल सकती हैं अग्रीव्ड पर्सन को, और जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अग्रीव्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और अग्रीव्ड पर्सन को राइट टू फ्री लीगल एड भी है और वो 498A ऑफ आईपीसी के तहत कंप्लेंट दायर कर सकती है, ये भी कर सकते हैं. तो ये तीनों चीजों के बारे में इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स और मैजिस्ट्रेट की होती है, जिनके पास भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दायर करी जाती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इस एक्ट के अंदर कौन सी अथॉरिटी रिक्वेस्ट करेगी शेल्टर होम्स को कि वो अग्रीव्ड पर्सन को शेल्टर प्रोवाइड करें और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें? तो यहां पर या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर इस बात की रिक्वेस्ट करता है या तो सर्विस प्रोवाइडर इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आइदर ए और बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, और इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1F को रेफर कर सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट कर सकते हैं. ये बात दे रखी है सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 के सी में, वो आप उसको रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज या आर द ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स. इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की क्या ड्यूटीज होती हैं? सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. या उनकी ड्यूटी होती है कि वो मजिस्ट्रेट को असिस्ट करें उनके फंक्शंस डिस्चार्ज करने में, वो डोमेस्टिक इंसिडेंट की रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को पहुंचाएं और इंश्योर करें कि जो अग्रीव्ड पर्सन है उसे लीगल एड प्रोवाइड करी जा रही है, उसे शेल्टर होम प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जा रही है, और अगर कोई भी मॉनेटरी रिलीफ है तो वो भी उसे दिलवाया जा रहा है. सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेशन कौन प्रेजेंट करेगा मैजिस्ट्रेट को? तो एप्लीकेशन यहां पर प्रेजेंट करेंगे ये सारे ही लोग, आइदर ए, बी और सी. नाउ लेट मी टेल यू हियर, सेक्शन 12 में दे रखा है कि अग्रीव्ड पर्सन की ये जो एप्लीकेशन है ये अग्रीव्ड पर्सन भी दे सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी दे सकते हैं, या अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे कोई भी दे सकता है. दूसरी चीज, इस एप्लीकेशन, ये जब एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है उसके 3 दिन के अंदर मैजिस्ट्रेट एक डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करते हैं और इस एप्लीकेशन को 60 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ करने की पूरी कोशिश करी जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग की डेट से 60 डेज के अंदर. तो ये सारे प्रावधान आपके सेक्शन 12 में दे रखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा ऐसा सेक्शन है इस एक्ट का जो असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट से डील करता है? तो ये डील करता है आपका सेक्शन 15, जहां पर एक वेलफेयर एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाता है और कोशिश ये करी जाती है कि मैजिस्ट्रेट एक वुमेन को ही अपॉइंट करें, चाहे वो अग्रीव्ड पर्सन से रिलेटेड हो अथवा रिलेटेड ना हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन कोशिश की जाती है कि वुमेन को अपॉइंट किया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इस एक्ट के अंदर द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, वो पब्लिक सर्वेंट कौन सा एक्ट के अंदर कहलाए जाते हैं? तो सर्विस प्रोवाइडर के मेंबर्स और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाते हैं सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंदर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑर्डर पारित किया जाता है रिस्पोंडेंट के ऊपर और वो उस ऑर्डर को ब्रीच करता है तो कितनी पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है? तो उसके ऊपर 1 साल की इम्प्रिजनमेंट, फाइन अप टू 20,000 रुपीज, या फिर दोनों चीजें. तो मैक्सिमम 1 साल की इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 20,000 का फाइन, या फिर दोनों. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 34, इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 31 में जो ऑफेंस होता है
which provides for penalty for breach of protection order by magistrate. जो magistrate order पारित करते हो, respondent उसको breach करता है और फिर उसके ऊपर अभी हमने penalty पढ़ी. तो ये जो offense होता है इसका nature क्या होता है? तो इसका नेचर होता है कि एक कॉग्निसेबल ऑफेंस होता है, मतलब कि पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है यहाँ पे, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है कि यहाँ पर आपको बेल एज अ राइट नहीं मिलेगी, मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि आपको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉग्निसेबल एंड नॉन बेलेबल. इसके लिए आप सेक्शन 32 ऑफ दिस एक्ट को रेफर करें, वहां पर साफ मेंशन्ड है. लास्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एक सोशल लेजिस्लेशन है कि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है कि कलरेबल लेजिस्लेशन है? तो ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. So this was all about your important MCQs with respect to this particular act. Now let us talk about the another part wherein we'll be talking about some additional important sections very quickly. There are some sections involved here. So first important section is section 21, which talks about temporary custody orders of child. तो टेम्पररी कस्टडी ऑर्डर्स पारित किए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड, किसी भी हियरिंग की स्टेट पे पारित किए जा सकते हैं. अग्रीव्ड पर्सन को कस्टडी दी जाएगी बच्चे की, अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर रिस्पोंडेंट को अलाउ किया जाएगा कि बच्चे से मिल सकता है, उसको विजिट कर सकता है. सो टेम्पररी कस्टडी ऑर्डर्स कौन से सेक्शन में दे रखे हैं? 21 में दे रखे हैं, जो और किसके फेवर में पारित होते हैं? टेम्परली अग्रीव्ड पर्सन के फेवर में पारित होते हैं. नेक्स्ट सेक्शन यू हैव सेक्शन 23. कौन से सेक्शन में मैजिस्ट्रेट इंटरिम और एक्स-पार्टे ऑर्डर्स पारित कर सकते हैं? तो सेक्शन 23 में पारित कर सकते हैं. कब करेंगे? जब उन्हें प्राइमा फेसाई लगेगा एप्लीकेशन देके कि रिस्पोंडेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया है या वो कमिट करने वाला है. अगर इस बात को आपका अग्रीव्ड पर्सन एफिडेविट के तहत डिक्लेयर कर दे तो वहां पर इंटरिम और एक्स-पार्टे ऑर्डर सेक्शन 23 के अंदर मैजिस्ट्रेट पारित करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 26. 26 आपकी बात करता है कि इस एक्ट के अलावा एडिशनली अगर आप चाहें तो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के सामने रिलीफ क्लेम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इस एक्ट में आपने क्लेम कर ली तो आप वहां नहीं क्लेम करेंगे, पर आपको वहां पे बताना होगा कि यू ऑलरेडी क्लेम्ड हियर. सो ये बात आपकी सेक्शन 26 में दे रखी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 27, ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन कौन से कोर्ट का होगा यहाँ पे, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. ऐसे भी कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जिनकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में अग्रीव्ड पर्सन परमानेंटली या टेम्परली रिसाइड करती हो, या फिर अपना बिजनेस कैरी करती हो, एम्प्लॉयड हो, या फिर रिस्पोंडेंट रिसाइड करता हो, बिजनेस कैरी करता हो, एम्प्लॉयड हो, या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहां पर अराइज हुआ हो, वहां पर वो कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन की कॉम्पिटेंट कोर्ट कहलाएगी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ऑफेंसेस ट्राई करने के लिए और प्रोटेक्शन ग्रांट करने के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अपील कहां लाए करेगी मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर्स पारित करेंगे उससे. तो जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पारित करते हैं सेक्शन 29 में अपील कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है, और कितने टाइम में जाती है? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच the magistrate had given the order and served that order to the aggrieved person and respondent. तो सेशन कोर्ट जाती है और कितने दिन में? 30 दिन में जाती है. कौन से डेट से? फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर मेड बाय द मैजिस्ट्रेट इज सर्व्ड ऑन द अग्रीव्ड पर्सन और द रिस्पोंडेंट. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 33. क्या पेनल्टी होगी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर? तो पेनल्टी इनके ऊपर 20,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है, 1 साल की इंप्रिजनमेंट की सजा, या दोनों. लेट मी जस्ट ऑल्सो टेल यू कि आप जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की आपने भी पीडीएफ देखी है उसमें क्वेश्चन नंबर 31 वहां पर आप उसको करेक्ट कर लें. प्रोटेक्शन ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी 20,000 मैक्सिमम फाइन, 1 साल की जेल या बोथ. सो ये कहां दे रखा है? सेक्शन 33 में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 34 है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑफेंसेस करते हैं उन ऑफेंसेस का कॉग्निसेंस कोर्ट तभी लेगी जब स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑफिसर को ऑथराइज करे, उससे जब प्रीवियस सैंक्शन प्रीवियस परमिशन ले ली जाएगी तभी कोर्ट कॉग्निसेंस देगी. जब तक स्टेट गवर्नमेंट से आपने प्रीवियस सैंक्शन या परमिशन नहीं लिए कोर्ट कॉग्निसेंस नहीं लेगी प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो. और ये बात आपकी सेक्शन 34 में दे रखी है. नेक्स्ट सेक्शन 37. इस पर्टिकुलर एक्ट में रूल मेकिंग पावर किसकी है? रूल्स कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है. तो ये बात कहां दे रखी है? सेक्शन 30.